बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानिए की धज्जियां उड़ गई और ये धज्जियां उड़ाने वाला कौन था, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। एक इमरान खान और मुकाबला है कई धड़ों से। एक इमरान और उनका वोट बैंक आज भी कई धड़ों पर और तमाम सियासी जमातों पर किस तरह भारी है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक आयरन लेडी की कहानी भी आज की इस नशिस्त में मैं आपको सुनाऊंगा। व्यूअर्स, लंदन से खबर यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने के लिए पर तोल रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यह था कि अदलिया के जजेस को कैसे मनाया जाए और अदलिया में कौन मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ का किरदार निभाएगा। वो एनआरओ जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को दिया, आज अदलिया में कौन आगे बढ़कर ये किरदार जो है वो निभाने के लिए तैयार है। सिर्फ इंतजार ये किया जा रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत और जिस कुर्सी पर बैठकर वो चीफ जस्टिस होने की नाकाम एक्टिंग और भोंडी किस्म की एक्टिंग करते रहे पिछले एक साल में, अब उनका वक्त करीब आ गया है। इंतजार सिर्फ ये किया जा रहा है कि एक्टिंग यानी ये जो ड्रामा हो रहा है, स्टेज ड्रामा, इसका ड्रॉप सीन हो और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आने की तैयारी करें और फिर वो प्रवास भरेंगे। जहाज में सहाफ़ियों का एक मजमा होगा जो ये साबित करने पर अपनी खबरों के जरिए आपको नजर आएगा कि जनाब देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं एक अफाते लीडर की हैसियत से पाकिस्तान जा रहे हैं। सिर्फ इंतजार ये किया जा रहा है कि कब चीफ जस्टिस जो है अपनी कुर्सी से उतरें। व्यूअर्स, तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। लीगल टीम्स के साथ मुशावरत का अमल भी पूरा हो चुका और अक्टूबर से पहले ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगे। पंजाब की सियासत, और फिर ये भी याद रखा जाए कि इन हालात में जब तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है और इलेक्टेबल्स को हाथों हाथ लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब की सियासत पर नज़र रखे हुए है और उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। क्योंकि राना सनाउल्लाह के उस बयान के बाद, चूंकि उन्हें खौफ था कि शायद ये पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप पंजाब में आएंगे तो हम सिंध में भी जाएंगे। व्यूअर्स, आपको बताऊं कि पिछले 1.5-2 हफ्ते मैंने श्रीलंका में गुजारे और श्रीलंका जाने का बुनियादी मकसद ये था कि एक तो खान साहब जो बार बार बात करते थे ना कि श्रीलंका जो है, पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो चुके हैं और पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मैंने फिजिकली वहाँ पर जाकर देखा कि मईशत के क्या हालात हैं और इकॉनमी को गिराने में वहाँ की मरूसियत ने क्या किरदार अदा किया। प्रेसिडेंट हाउस के सामने जिसको बाकायदा तौर पर जिस पर हमला किया गया आवाम की तरफ से, उसका भी मैंने विज़िट किया और बहुत सारी स्टोरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज जो है मैं वो तैयार करके लेकर आया हूँ, जो इंशाल्लाह एक एक करके मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। और IMF श्रीलंका में किस हद तक उसकी इन्वॉल्वमेंट रही, चाइनीज़ जो पोर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, और इंटरनेशनल सियासत श्रीलंका में किस तरह उनकी मईशत को कंट्रोल कर रही है। और खान साहब क्यों कहते थे कि श्रीलंका पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा, इसकी बुनियादी वजह क्या है। ये जो स्टेटमेंट थी इसका हमने बहुत ही बगौर जो है वो जायज़ा लिया। स्टोरीज इंशाल्लाह एक एक करके सामने आएंगे, लेकिन एक बात जो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। 9 मई के वाक़यात जब हुए उसके तकरीबन 10-15 दिन बाद मैं श्रीलंका में था। लास्ट वीक में वापस आया तो वहाँ पर एक सवाल मुझसे इमरान खान साहब के बारे में पूछा गया। पहली बात मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के अवाम जो है उनकी पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरी नज़र है। मुझे हैरानगी हुई, मुझे कुछ लोग वहाँ पर मिले जो मुसलमान थे। कुछ मैं ऐसे टाउन्स के अंदर गया जो मुसलमानों के टाउन्स हैं और मुझे ये हैरानगी हुई कि वो हमारे इस शो को देखते हैं और मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ था। और लोगों ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की ख़बरों पर जब उन्होंने नज़र रखनी होती है तो वो कौन कौन से प्रोग्राम्स को देखते हैं। एक सवाल मुझसे ही पूछा गया कि खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा।
फिर लोगों ने यह भी पूछा कि क्या इमरान खान को भुट्टो की तरह रास्ते से हटा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये वो लोग हैं जो यकीनन पाकिस्तान की सियासत को बाहर बैठकर देख रहे हैं। उनके सामने 71 के वाकयात हैं, उनके सामने फॉल ऑफ ढाका है, उनके सामने जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया गया वो भी हालात सामने हैं। तो मैंने ये बात उनसे ज़रूर कही कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए कि खान साहब की जान को ख़तरा, खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, खान साहब को मारने की कोशिश की गई, गोली लगी, तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं। आपको मैं तारीख के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दूं, क्योंकि ये इस सवाल के जवाब से जुड़ी हुई थी जो मैं नहीं कह रहा था बल्कि मुझे बताया जा रहा था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल के हवाले से बहुत सारी बातें बताई। 2 दफ़ा उनके ऊपर हमला हुआ, दूसरे हमले में वो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन उनकी बात किसी ने तस्लीम नहीं की। यानी अगर कोई ये कहता है ना कि खान साहब को हादसे से हटा दिया जाएगा, तो इस बात में कितना वजन है यह आपको पहचानना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब जेल के अंदर थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमारे सामने है। इस मुल्क के अंदर जब सियासतदान ये कहता है ना कि मेरी जान को ख़तरा है, उसके बाद जो उसके साथ होता है और कोई उसे सीरियस नहीं लेता और उसे सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब इसका सियासी बयान है। सियासतदान शायद ये भूल जाते हैं कि जो वक्त किसी एक शख्सियत पर आया वो वक्त उनके ऊपर लौट कर वापस आ सकता है। मैं आज अता तारड़ को देख रहा था कि वो उन शोहदा पर भी सियासत कर रहा है जिनका 9 मई के वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जिन करैक्टर्स को पकड़ा इंसाफ के कटहरे में लाएं, उनके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है जनाब, अता तारड़ जैसे लोग सियासत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो कंसर्न है खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, यकीनन उन्हें होना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। खान साहब को हमने इससे पहले भी अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ये बात की कि ताकतें मकबूलियत का जो ख़ात्मा है ना वो इसी तरह ही करती हैं। अब ये जो धड़े बनाए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जो जिसकी कोई शक्ल भी आपको याद होगी, जो इलेक्टेबल्स जो बड़े फ़ख्र से जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों को अपने गर्दनों में जो है वो डाल रहे हैं एक तौक की तरह, गुलामी का तौक। कौन है इसमें? आपको शायद हमें तो कुछ 3, 4, 5, 8, 10 लोगों के नाम याद भी हों, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो शायद इनको जानती भी नहीं होगी। तो सवाल ये कि खान साहब की ज़िंदगी को क्या ख़तरा है, तो जनाब बिल्कुल ख़तरा है। और मैं ये पर्सनली फील करता हूँ, और मैंने पहले भी ये बात कही कि हालात का तकाजा ये है, हिकमत अमली ये है कि अगर ये बेशक खान साहब सियासत से जो उनके साथ किया जा रहा है, अगर पाकिस्तान से बाहर उन्हें जाने का कोई ऑप्शन दिया जाता है तो वो ज़रूर जाएं। अच्छा, ये मेरी राय है, हमने अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बात की, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपकी एक अपनी सोच है जिसे मैं चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन उसका एहतराम ज़रूर करूंगा। और अगर आप समझते हैं कि खान साहब को पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, इस पर ज़रूर कमेंट करें और बताएं, क्योंकि इन लोगों के हाथ में अगर खान साहब रहे ना, तो देखिए उन्होंने पार्टी का क्या किया। हम बहुत इस पे ऊपर बहस करते थे कि ये मकबूलियत और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर पाकिस्तान में हो जाते तो क्या होता। इमरान खान साहब की हुकूमत आ जानी थी और फिर उन्होंने क्या करना था, वो यकीनन उन तमाम ताकतों को ख़तरा था। तो खान साहब का रास्ता रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसमें ज़िंदगी जो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एक हिकमत अमली के तहत दुनिया से अपने आप को कांटेक्ट करें, एक राब्ते में आए, और इसलिए राब्ते में आए क्योंकि दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी ताकतें जमहूरियत को कंट्रोल कर रही हैं, और खान साहब से अच्छा कोई भी मुकर्रर नहीं है, खान साहब से अच्छी गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता। दुनिया को कायल करने में खान साहब का कोई सानी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हालात ठीक होंगे, और यकीनन ठीक होंगे। ये तमाम जो सियासी बोने हैं
वो ज़रूर वापस अपने बिलों में चले जाएंगे। जिनका कोई कद काठ नहीं है वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है, वो इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके सियासत के अंदर जिंदा है। तो व्यूअर्स, उस सवाल का जवाब जो मुझसे एक श्रीलंकन ने पूछा वो मैंने आपके सामने रख दिया, और मैंने उसको भी ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर यकीनन खान साहब की जान को जो है ख़तरा है। अब आपके सामने एक बयान जो खान साहब की तरफ से दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ बयानिए की धज्जियाँ अगर मैं कहूँ कि उड़ चुकी हैं तो ये गलत नहीं होगा। और खान साहब ने क्या लिखा अपने ट्वीट में। खान साहब लिखते हैं कि जब डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोर कमांडर लाहौर के मामले में बिल्कुल मासूम की रिहाइशगाह में जलाओ घिराव के मामले में बिल्कुल मासूम बेगुनाह करार दे दिया गया है, तो इसका साफ मतलब ये है कि मरकजी पंजाब के सदर के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इस जलाओ घिराव में कतन कोई किरदार नहीं था। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारा क्रैकडाउन इसी जवाब की आड़ में किया गया और तहरीक इंसाफ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की गई। इस बयानी की तो अब वाक़तन धज्जियाँ उड़ गई। और उसके नीचे खान साहब ने जो ट्वीट है जनाब अंबर गुल खान के इंसदाद दहशतगर्दी के ये जज हैं, उनकी जो फैसले की कॉपी है उससे उन्होंने ट्वीट किया। अब आपको ये भी व्यूअर्स याद रखना चाहिए कि यास्मीन राशिद साहिबा एक कैंसर सर्वाइवर हैं, और ये वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ धड़े बनाकर इस वक्त समझते हैं कि उन्होंने कोई किला फतह कर लिया, ये उनके लिए भी एक पैगाम है। मैंने क्यों इन्हें कहा कि आयरन लेडी मार्गरेट थैचर, उसकी पॉलिसी से कम अज़ कम मैं इत्तफाक नहीं करता, और मेरे समेत जो बरतानिया में जो मिडिल क्लास है वो भी समझती है, यानी जो लेबर को फॉलो करते हैं या फिर उनका ताल्लुक जो है वो अमीरों की बरादरी से नहीं है। वो यकीनन ये समझते हैं कि मार्गरेट थैचर ने जो कुछ किया इस मुल्क में ठीक नहीं था, लेकिन वो आयरन लेडी थी। उसने सियासत के मैदान में पूरी की पूरी जमात को कंट्रोल किया, और यही वजह है कि उसका पुतला जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन्स के बिल्कुल दहलीज के ऊपर लगा हुआ है। तो इस जमात की अगर कोई आयरन लेडी आज की तारीख में है जिसने बनकर दिखाया तो वो बेशक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। और बाद में खैर उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी आ रही हैं कि जनाब देखें, उन्होंने बाकायदा कहा कि कोर कमांडर हाउस पहुंचो, ये एक अलग बात है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। और क्या लिखा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज रिक्वेस्टेड फॉर 14 days फिजिकल रिमांड ऑफ यास्मीन राशिद, वॉइस मैच टेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द मोबाइल फोन्स, whereas pursuit of the record reveals that neither Dr. Yasmin Rashid is nominated in FIR nor involved through supplementary statement that she was summoned in this case on disclosure of the co-accused, which has no evidentiary value in the eye of the law। अच्छा, अब ये कानून ने ना फारिग कर दिया सबको, ने कहा कि तुसी जड़ा केस बनाया सी ना उसमें एक तो मेन एक्यूज कोई नहीं है, और अगर वो मेन एक्यूज नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी की इस हद तक ज़रूर जो है वो जीत हुई है कि इनका इससे वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जिन लोगों को, जो वर्कर्स हैं, जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, जिन पर केसेस बनाए गए, लेकिन अभी मंजिलें जो है बाकी। लेकिन ये एक यकीनन ये इंतज़ार करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उन लोगों को, हाशिम खान जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, बाकी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद का, परवेज़ खटक जैसे लोग जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। यास्मीन राशिद साहिबा अगर जेल में रह सकती हैं, और इन लोगों पर तो कोई मुकदमात भी नहीं थे ना, यास्मीन राशिद साहिबा ने तो एक मुकदमे का सामना किया, और जब आपके ऊपर मुकदमा हो और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपके पास अदालत के जरिए सिर्फ रिलीफ लेने का की एक सूरत रह जाती है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है बाहर आ जाएं। इन लोगों को तो गिरफ्तार भी नहीं किया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, हत्ता कि आपको बाहर आना था। अब किसी की अगर कोई फाइलें मौजूद हैं, किसी के पास उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये एक अलग डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन बहुत जल्दी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, नून लीग के लोग, उनके ऊपर मुकदमात थे। साद रफ़ीक को अंदर रखा गया, उनके भाई को अंदर रखा गया, ख्वाजा आसिफ, बाकी कितने लोगों को अंदर रखा गया। मुशर्रफ के वक्त में ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, इन्हें रखा गया, लेकिन उन्होंने नून लीग को कभी भी नहीं छोड़ा। नून लीग के साथ आज भी मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत जल्दी की, शायद ये वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात को और उनके नाम को कैश करवा रहे थे,
और इन्होंने जल्दी की। इनको नताइज जो हैं अपनी इस जल्दी के बहुत जल्दी भुगतना पड़ेंगे और आप देखेंगे कुछ दिनों में इनको इसका जवाब भी जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। अभी उसमें आपको ये भी बात बता दूं कि एक तो परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन पंजाब दोबारा गिरफ्तार करके ले गई है। भर्तियों का ये मामला है जिसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया मुनस इलाही का। मैं सिर्फ इतना कमेंट कर दूं, और ये बड़ा इंतहाई अहम नुक्ता है, याद रखना चाहिए कि कुछ अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी साहब इनके दर पे बैठे हुए थे कि हमारे साथ चलें, और उन्होंने इनकार कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ इनके दर पर चल के गए कि जनाब तानू असी वज़ीर आला बना देंगे तो साढ़े नाल चलो। तो क्या उस वक्त इन्हें याद नहीं था कि जनाब ये क्या करेंगे, और भर्तियां और फिर करप्शन और न जाने क्या क्या, क्या उन्हें उस वक्त याद नहीं था कि इनके खिलाफ जो है वो केसेस खुलेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि इन्हें तोड़ा जा सके। और मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन यहाँ पर उन्हें ज़रूर दाद देनी चाहिए। अभी तक तो वो डटे हुए हैं, लेकिन बिहाइंड द डोर्स क्या हिकमत अमली तय की जा रही है, ये एक अलग सवाल है। अच्छा, फिर इसमें आपको ये बताते चलें कि परवेज़ इलाही साहब के अलावा जो इस वक्त धड़ों की पोजीशन है, तनवीर इलियास साहब कहते हैं जनाब कि हम एक अपना धड़ा बनाएंगे। हाशिम डोकर साहब ने भी कहा कि जनाब हम एक अपना धड़ा बनाएंगे और एक बड़ा धड़ा होगा और इसका जल्दी हम ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि जनाब लोगों को लेकर साथ चलेंगे। हाशिम डोगर ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो मामला है 9 मई का जिस तरह हमले किए गए, इसके अलावा हम पीडीएम के तमाम मामलात से जो है वो इख्तलाफ करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आप करें, लेकिन खान साहब से इख्तलाफ की क्या वजह थी? ये भी एक बुनियादी चीज़ है ना, ये भी कोई कौम को समझाए। और अगर किसी के पास कोई सबूत मौजूद हैं कि वाकई हाई कमान ने आप लोगों को उकसाया, लोगों को भेजा, तो मेरा ख्याल है कि वो हाई कमान सिर्फ बयानी की हद तक, ये जो राजा सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना कि मास्टरमाइंड थे, कब के वो मामलात निकाल कर ले आते। अता तारड़ साहब जो हैं वो कब के उन फ़ोन कॉल्स को जिनके बारे में कहा जा रहा है, ऑडियो पैगाम जिनके बारे में कहा जा रहा है, वो कौम के सामने रख देते। क्योंकि अता तारड़ साहब जो हैं वो सनम जावेद को उन्होंने पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बना दिया। अता तारड़ साहब ने, अगर वो उनकी ऑडियोज़ और फिर जिस तरह पाकिस्तान में वीडियोज़ और ऑडियो चलाई जा रही हैं, तो खान साहब की ऑडियो वीडियो तो कब की चल चुकी होती। अगर कहीं पे मौजूद है तो लाई जाए, लेकिन ये ताल्लुक़ कामयाब बनाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा इन लोगों ने बहुत जल्दी की और शायद ये समझते हैं कि ये इस कारवां से अलग होकर अपना कोई नया कारवां बना लेंगे, तो शायद ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि पंजाब की हद तक जो है ना, एक काम ये हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है। उस लिस्ट को मैं आपके सामने रख देता हूं, और इस लिस्ट के मुताबिक 30 के करीब लोग हैं जी। 30 रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, इनमें से बहुत सारों को तो मैं कुछ को जानता हूं, ज्यादा को नहीं जानता, लेकिन इलेक्टेबल्स जब किसी जमात में जाते हैं ना, तो यकीनन इलेक्टेबल्स को साथ शामिल करने का मकसद ये होता है कि सीट को सिक्योर किया जा सके। अब एक कमेटी तश्कील दे दी गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जो सीट एडजस्टमेंट करेगी कि हमने किन सीटों पर नून लीग को आगे लेकर आना है और पीपल्स पार्टी किन सीटों पर, यानी एक वर्किंग की जा रही है। और उस वर्किंग के नतीजे में आइंदा का इलेक्शन जो किया जाएगा। अब जो इलेक्टेबल्स हैं उनका मुकाबला यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी होगा, उन धड़ों से भी होगा, इनका आपस में मुकाबला होगा। लेकिन क्या खान साहब का वोट बैंक इनको काउंटर कर सकेगा? आपको इस नुक्ते पर जो इसका जायजा लेने से पहले मैं आपको एक बात आपके सामने रख दूं कि इलेक्टेबल्स वो लोग होते हैं जो अपने इलाके में एक असर रसूख रखते हैं। जो उन्होंने कह दिया उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मिसाल के तौर पर वडेरे अगर ये कहें अपने इलाके के लोगों को, जिनके कब्जे में यकीनन उनकी ज़मीनें भी होंगी गिरवी रखी हुई, कर्जे भी लिए होंगे और भी मामलात होंगे कि वोट आपने वडेरे को देना है, तो उनकी मजाल नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इन इलाकों में मौजूद है, तो उसका जवाब है जनाब बिल्कुल मौजूद है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सर लोग ये कहते हैं कि इनकी जो पेनिट्रेशन है वो शहरी इलाकों में, देही इलाकों में नहीं है, लेकिन व्यूअर्स हालात बदल गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको देहात में भी उसी तरह मिलेगी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरों में आपको नज़र आती है। ये सिर्फ शहरों की जमात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जमात है, इसलिए खान साहब बार बार कहते थे। अब इन तमाम धड़ों ने पूरी की पूरी जो सियासी इस वक्त तहरीक है, जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, इसे गलत रीड किया और वोट बैंक इमरान खान का इन सब को लेकर बह जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में जाने की इजाज़त दी गई। ये कोई खुशफहमी की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने जो हकाइक है उसका एक जायज़ा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग ये बार बार सवाल पूछते भी हैं, फ़ोन करके भी, और कमेंट्स भी हमारे चैनल के ऊपर कर रहे हैं कि बताया जाए कि हालात क्या होंगे। तो इलेक्टेबल्स के ऊपर मैंने एक बाकायदा मेरी टीम ने एक चार्ट तैयार किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम आपको बताएंगे कि पिछले इलेक्शंस के अंदर क्या सूरत हाल रही और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में जाती है, उसे इजाज़त मिलती है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। पहली बात, इलेक्शन क्या होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है, और 4 माह बाद जब बजट पेश कर दिया जाएगा तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें किसी से कह रही हों, तरले कर रही हों कि खुदा के लिए इलेक्शन करवाओ, और इलेक्शन अगर नहीं हुए और हुकूमत 1.5 साल या 1 साल की हुकूमत जो है वो बना दी जाती है, तो फिर इन तमाम इलेक्टेबल्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और लोगों का क्या हाल होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक कुछ लोगों को ये यकीन नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकती और हमने उसे मुकम्मल तौर पर क्रश कर दिया, वोट बैंक को तबाह बर्बाद कर दिया, ये इलेक्शन में किसी सूरत भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी जमात को ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उनको मुमकिना नताइज तक लेकर इन लोगों ने हर सूरत में जो है वो जाना है। और को बताएंगे कि वीडियो वायरल हो रही है और शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पाकिस्तानियों का सर एक बार फिर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को बहुत आदत है गले मिलने की, और सरबराह मुमलिकत जब उनसे मिलते हैं तो मुसाफा करने के बजाय ये गले मिलने की कोशिश करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जनाब मेरे से ज़्यादा तो कोई आपके करीब नहीं है, और वो करीब जाकर जो है दूसरी शख्सियत को, हेड ऑफ़ द स्टेट को ये एहसास ज़रूर दिलाते हैं। और उन्होंने यही कोशिश की, तुर्क जो आपके सदर साहब हैं उनका हाथ भी पकड़ा और गले भी मिले, और उनके चेहरे के ऊपर जो तासुरात हैं बड़े क्लियर हैं, वो पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ज़ोर से गले मिलते रहे और उनका हाथ जो है उन्होंने पकड़े रखा। इससे पहले भी जो आपके अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ पर जो सरबराह आए तो उस वक्त भी इसी किस्म का काम किया गया, और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और किस ज़ुबान में बात करते रहे, पूरी दुनिया ने हमारा मजाक भी उड़ाया, और दिस इज़ व्हाट शहबाज शरीफ इज़ ऑल अबाउट। वैसे ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।